हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो भी एएनएम बने हैं सबको जैसे कि तीज और जो नए फेस्टिवल आ रहे हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं भी। साथ ही आप सबको जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उन सबको ऑफ़र दिया जा रहा है अभी फेस्टिवल के सीज़न पर। जैसे कि आपको बिहार सरकार तोहफ़ा देने जा रही है दिवाली के अवसर पर, इसी तरीके से हम आपको क्लासेज में छूट देने जा रहे हैं और आपको अच्छा खासा छूट डिस्काउंट मिलने जा रहे हैं। इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग ऐसे कि हालांकि मिडवाइफरी टॉपिक का 250 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे। कल से हम लोग बढ़ाएंगे, कल से हम लोग का 50 क्वेश्चन होगा। आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। कारण गर्भ अवस्था में महिलाओं का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना क्या कहलाता है। जब गर्भ अवस्था में महिला धारण करता है तो उसमें व्यवस्थित परीक्षण करना तथा उसको सलाह देना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उस अवस्था को कहा जाता है प्रसव पश्चात देखभाल। मतलब जब प्रसव होने से जो यही ना कि गर्भ अवस्था धारण कर रहा है उसको देखभाल, निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहा है, तो वो प्रसव से पहले का प्रक्रिया है। उसी समय आप देखभाल कर रहे हैं तो नाम से ही क्लियर है, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रसव पश्चात। प्रसव से पहले देखभाल, प्रसव जब डिलीवरी का समय आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। ये आप सबको पता है। हालांकि प्रसव पूर्व मतलब कि प्रसव जिस दिन डिलीवरी होना है उससे पूर्व देखभाल, जो आपके यदि जैसे कि आप रहिएगा हॉस्पिटल में, किसी भी पीएचसी सेंटर में, कोई ऐसा पेशेंट आएगा जिसको पहले पेन होने लगेगा तो वो 5 दिन 6 दिन प्रसव से पहले आके हॉस्पिटल में रहेंगे, वहीं पर एडमिट होंगे, तो उसको देखभाल करना पड़ेगा। तो प्रसव पूर्व जो देखभाल होता है एंटानेटेनल जो केयर होते हैं उसको मतलब कि एंटेनल केयर बोला जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाना या किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकना। क्योंकि जब गर्भावस्था के बाद जब प्रसव होने की प्रक्रिया आती है तो उस समय ये लास्ट प्रोसेस होती है, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने का भी डर रहता है। या माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना या उपयुक्त सभी। इसमें सबसे सटीक आपको क्या लग रहा है, आंसर होना चाहिए। वैसे दो मिलता जुलता है, तो दो मिलता जुलता है तो आप उपयुक्त सभी मार सकते हैं। क्या है कि किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकना होता है और माता को मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना है। अगर आपके पास आए हैं तो उसके क्या हेल्थ कॉजेज होते हैं, क्या सब आपको उसको देना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए, वो सब बताना। तो ये सब उसकी मैं क्या है मतलब कि प्रसव पूर्व देखभाल में आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लगने लगे तो अगर ऑल ऑफ दिस दिया गया है तो उसी को आप करेक्ट कर दीजिएगा। हालांकि गर्भावस्था के सेकेंड हाफ में एक महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के सेकेंड हाफ में कह रहा है कि एक महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कितने के होते हैं। तो आप इसमें आप सबको इसका आंसर भी पता है। जिसका भी आंसर आप सबको पता रहते हैं उसका आंसर आप लोग बताने का बताइएगा, जैसे कि हमें भी लगे कि आप सबको भी बहुत सारा क्वेश्चन या बहुत सारा आंसर आपको आ रहा है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कितना अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने की पड़ेंगे, तो ये आपका पड़ जाता है लगभग 300 कैलोरी का। कितना का, 300 कैलोरी का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और आप सबके लिए और भी एक मतलब कॉन्साइड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट करेंगे वो सारा क्वेश्चन भी तैयार किया जा रहा है आप सबके लिए, तो वो भी बहुत जल्द आपको मिलने जा रहे हैं। गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान उसको प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्यों प्रोटीन या आयरन का लीजिए है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है गर्भावस्था के दौरान, तो गर्भावस्था के दौरान उसे लगभग 10 ग्राम प्रतिदिन
जो नॉर्मल डे होती है उससे ज़्यादा जब गर्भावस्था धारण करती है उसको प्रतिदिन 9 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप भोजन से करवाइए प्रोटीन या मेडिसिन के जरिए दीजिए। हालांकि गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, हमने जब पिछला थ्योरी क्लास दे रहे थे उसमें बताया था कि कैल्शियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारे हड्डी को पोषण प्रदान करते हैं। क्योंकि बच्चा भी होंगे उसमें क्या होंगे, हड्डी बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या होंगे, तो कैल्शियम उसकी मजबूती प्रदान करेंगे, स्थिरता प्रदान करता है, तो कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम आपको थ्योरी क्लास पहले प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कितने कैलोरी की कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, कैलोरी देख लिए, प्रोटीन देख लिए, अब कैल्शियम की बारी। तो 1000 मिलीग्राम ml, मिलीग्राम होता है ना, इसको अगर 1000 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, एक मतलब ग्राम प्रतिदिन आप कह सकते हैं कि उसको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। मिलीग्राम में 1000 मिलीग्राम, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। कह रहा है आहार, डाइट जो बोलते हैं ना कि हम लोग डाइट पे है, या ये मतलब कि मोटापा के डाइट पे है, ये पतलापन को डाइट पे है, ये मतलब कि हेल्थ कॉजेज को लेकर डाइट पे है, या गर्भ अवस्था धारण किया है उसके डाइट पर है। वही कह रहा है कि आहार डाइट से संबंधित प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है क्या, आहार हल्का तथा पोषक युक्त देना चाहिए, या सेकेंड कह रहा है आहार में प्रचुर मात्रा, यहाँ पर मिट गया है, प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी तथा फल लेना चाहिए, ये भी सही है। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी की आवश्यकता होती है, मतलब जितना आयरन शरीर में, क्योंकि उसमें आयरन की लॉस होती है, जितना आयरन शरीर में आपूर्ति नहीं हो पाता है भोजन के मात्रा में, तो उसको सप्लीमेंट्री मतलब बाहर मेडिसिन के जरिए उसको आयरन थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी सही है, इसका सब सही हो रहा है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके लिए तो अब आप लोग समझदार हो ही गए। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन रिपीटेशन मिलने लगेंगे, तो समझ जाइएगा कि आपका मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन उस टॉपिक से हो चुका है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सलाह अटेंशनल डिवाइसेज में शामिल नहीं है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अधिकतम 6 घंटे बेड रेस्ट करना चाहिए। ये कह रहा है 6 घंटा, तो सही है, 6 घंटा बेड रेस्ट, मतलब कह रहा है नहीं है, मतलब कि बेड रेस्ट 6 घंटा, तो बेड रेस्ट मतलब सोने का काउंट नहीं कर रहा है। बेड रेस्ट मतलब उतना देर अगर बेड रेस्ट करिएगा तो कोई और लगेगा, पता चलेगा कि कोई और बीमारी देह में हो गया, उतना देर मतलब कि बेड रेस्ट नहीं किया जाता है। मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना समय लगता है वो भी हमने आपको बताए थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतिम 6ठा सप्ताह में संभोग से दूरी रहना चाहिए, ये सही है। लेकिन आपसे कह रहा है क्या कि गर्भवती महिला को कौन से मतलब कि सही नहीं है, तो यही गलत सही हो जाएगा। मतलब कि ये गलत है तो यही आपका गलत ही खोजना था एक्चुअली। कह रहा है कि कौन इसमें से शामिल है जो सही नहीं है। अगला क्या है, गर्भ अवस्था के दौरान निम्न में से कौन सी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। जैसे वैक्सीन आपको कोरोना काल में वैक्सीन मिल रहा था ना, उसी तरीके से बहुत सारा वैक्सीन होते हैं, तो कौन सा वैक्सीन नहीं देना चाहिए। टेटनस टॉक्साइड का या कट जाएंगे या कुछ हो जाएगा तो टेटनस का दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे। हेपेटाइटिस ए भी लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी भी लगा सकते हैं, लेकिन मीजल्स जो वैक्सीन होती है ये नहीं लगा सकते हैं जब गर्भावस्था धारण करते हैं, नहीं तो इससे गर्भस्थ की नुकसान होती है। ठीक है, तो ये आप लोग नहीं लगा सकते। इससे क्या नुकसान होते हैं ये हम आपको बता दिए। अगला है कि फीटोस्कोप द्वारा सर्वप्रथम FHS कब सुनी जाती है। गर्भ के दूसरे फीटोस्कोप द्वारा मतलब कि उसके जो गर्भ का जो भ्रूण होता है उससे मतलब कि जो साउंड आते हैं,
तो वो कैसे मतलब कि जो फीटोस्कोप द्वारा सुना जाता है, तो वो कब मतलब सुनाई देने लगता है? गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह, गर्भावस्था के 18वें सप्ताह, गर्भावस्था के 28वें या 35वें सप्ताह में। तो ये कब सुनाई देता है? तो ये आपका सुनाई देने लगता है 8वें सप्ताह से, सॉरी 18वें सप्ताह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक महिला की LMP 1 जुलाई 2012 है तो उसकी LMP होगी, LMP मतलब कि एक महिला में LMP 1 जुलाई 2012 से है तो उसकी LMP, हम आप लोगों को कहते हैं ज़्यादातर व्हाट्सअप मैसेज करिए, कॉल मत किया करिए, क्योंकि इससे हमें क्लास लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो 1 जुलाई 2012 से है तो वो कितना, दूसरा जो उसकी LMP कितने हो जाएंगे, 8 जुलाई 2013 हो जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल कितना का डिफरेंस हुआ वो आप काउंट कर सकते हैं। यदि एक महिला एक्सक्लूसिव ब्रेकफास्ट फीडिंग कर रही है, करा नहीं होगी, कर रही है, तब जो कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोटेक्शन होते हैं वो क्या होगा? प्रसव पश्चात 6 महीना तक, या प्रसव पश्चात 2 महीना तक, या प्रसव के पश्चात 12 महीना या 3 महीना तक। ये कितने महीना तक होते हैं? तो ये प्रसव के 6 महीने, प्रसव के पश्चात 6 महीने तक होंगे एक्सक्लूसिव, यदि ब्रेकफास्ट फीडिंग कर रही है तब। अगला है कि कुल गर्भपात के 3/4 मतलब 3/4 होता है। 3/4, 3/4, 2/4 कहेगा तो 2/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, जो पहले आएगा वो ऊपर में, जो बाद में रहेगा वो नीचे बट्टा में आ जाता है। तो गर्भपात होता है गर्भावस्था के प्रथम 5 सप्ताह के दौरान। मतलब कह रहा है कि कुल गर्भपात जनरली करवाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, जैसे कि उस समय उसको बच्चों की आवश्यकता नहीं है तो गर्भपात करवाया जाता है, जो कि सरकार के तौर पर कानूनी अपराध भी है और वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो लेकिन करवाते हैं। जिसको आवश्यकता नहीं है तो वो करवाते हैं। तो वो अमूमन किस सप्ताह में होते हैं? गर्भपात के प्रथम 5 सप्ताह के दौरान, या गर्भ अवस्था के 20वें सप्ताह के दौरान, या 16वें सप्ताह, या 10वें सप्ताह के दौरान। तो ये कब होता है, कब कराया जाता है? ये आपको 16वें सप्ताह के दौरान गर्भपात करवाए जाते हैं। जो 3/4 भाग है वो इसी के दौरान करवाए जाते हैं। अला निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन के फेल हो जाने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है? ऐसा कौन सा गर्भ निरोधक साधन है जिसको फेल हो जाने से एप्टोमिक प्रेगनेंसी हो सकती है? IUD, या मालाएन, या कॉन्डोम, या सेल्फ पीरियड मेथड। तो ये सब क्या है? गर्भ निरोधक का ही साधन है। तो कौन सा यदि गर्भ निरोधक साधक फेल हो गया तो उसमें एप्टोमिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो IUD यदि फेल हो जाएगा तो एप्टोमिक प्रेगनेंसी हो जाता है। हालांकि एक गर्भवती महिला में कैंड्रोइक साइन कब उपस्थित होता है? निषेचन के तुरंत बाद, या जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है उसके तुरंत बाद, या गर्भ अवस्था के 6ठे सप्ताह पर, या आरोपण इम्प्लेंशन के तुरंत बाद, या उपयुक्त सभी। तो ये कब होते हैं? तो ये आपका गर्भ अवस्था के 6ठे सप्ताह के मतलब कि तब जाके यह क्या होता है, उपस्थित होते हैं। हालांकि फायरस सल्फेट एक टैबलेट में अवशोषण योग्य आयरन होता है। मतलब कि फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में अवशोषण योग्य जो आयरन होता है वो कितना होता है? 10 mg, 15 mg, 60 या 100 mg। तो इसमें कितने होते हैं? एक मिनट रुकिए। तो इसका आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 15 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सोनोग्राफ के दौरान स्नो टर्म अपीयरेंस देखे जाते हैं किस में? तो ये आपको किस में देखा जाता है?
तो ये आपको मतलब कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल के दौरान ये देखे जाते थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ट्विंस केयर में प्रथम बच्चों की डिलीवरी के दौरान किए जाने वाला मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें आपका क्या शामिल नहीं होता है? जैसे कि लेबरल इपिसिटोमी दिया गया है प्रथम बच्चे के डिलीवरी के साथ, या कॉर्ड क्लैंपिंग, या आईवी रेंजलिंग सॉल्यूशन। तो क्या ट्विंस केस में शामिल नहीं होते हैं? ट्विंस केस आप जानते हैं ना, जब जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो उस डिलीवरी के दौरान कह रहा है कि किए जाने वाले मैनेजमेंट में शामिल कौन सा नहीं है, कौन उसमें क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी तो हुआ नहीं, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया काम नहीं आती है। तो लिबरल इपिसिटोमी काम आता है। प्रथम बच्चों की डिलीवरी के बाद आईवी एग्रोमेंट्रिजिन दिया जाता है, ये गलत है। कॉर्ड क्लैंपिंग भी किया जाता है, आईवी रेंजनिंग सॉल्यूशन भी किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही खोजना था आपका कि कौन नहीं होगा ट्विंस डिलीवरी के केस में। हालांकि PNDT एक्ट ये एक एक्ट होता है, जैसे जब कोई नियम लागू किया जाता है तो उसी तरीके से, जैसे पूना पैक्ट हो गया, कोई बहुत रूल होता है वो जो लागू किया जाता है तो उसको एक्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि मतलब कि PNDT एक्ट कौन से वर्ष पारित किया गया? ये मतलब कि जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। तो ये कब लागू किया गया था? तो ये आपको सन 1994 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1994 में। हालांकि कॉर्ड की वह असमानता है जिसमें कार्ड प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है, क्या कहलाता है? प्लेसेंटा के बारे में हमने आपको बहुत सारे डिटेल्स में बताए थे। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहे जाते हैं बाइटलर डोर प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? बाइटलर डोर प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि गर्भ अवस्था में कौन सी एंटी ट्यूबर क्यूलर ड्रग नहीं दिया जाता? ड्रग मेडिसिन को बोला जाता है एक्चुअली। तो ये नहीं दिया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान कौन सा है जो एंटी ट्यूबुलर ड्रग नहीं दिए जाते हैं, ये आपको पता करना है। तो एस्ट्रोपोटोमिसिन जो होते हैं, ये मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान ये ड्रग नहीं दिया जाते। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि प्री एक्लेम्पिसिया निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्री एक्लेम्पिया किसको प्रभावित करता है? किडनी हो गया, लीवर हो गया, हृदय हो गया, या उपयुक्त सभी। तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको प्रभावित करता है किडनी को भी, लीवर को भी, हृदय को भी। तो उपयुक्त इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 35 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग देखे हैं। कल से और लंबा क्लास होंगे और 50 क्वेश्चन के अराउंड देखेंगे। थैंक यू।